नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मवीर सर फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत की। इसका पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की अवधारणा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यानी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आज हम निकालेंगे। किसकी सहायता से? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा की सहायता से। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या निकल कर आता है, देखिए। हम मान लेते हैं कि बिंदु ए पर कोई बिंदुवत आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश है, और वो आवेश है प्लस क्यू भी ले सकते हैं, स्मॉल क्यू भी हम ले सकते हैं। तो देखिए, अब ये बिंदु ए पर जो बिंदुवत प्लस क्यू आवेश है, ये क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अपने चारों तरफ अपना प्रभाव क्षेत्र रखेगा। उस प्रभाव क्षेत्र को हम इसके चारों तरफ एक डॉटेड लाइन द्वारा दर्शा रहे हैं। किस तरह से? देखिए, एक डॉटेड लाइन द्वारा इसके प्रभाव क्षेत्र को हम दर्शा सकते हैं। तो ये इसके प्रभाव क्षेत्र को मैंने दर्शा दिया। अब देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है, ये क्या है? ये बिंदु ए पर स्थित बिंदुवत प्लस क्यू आवेश के कारण इसका प्रभाव क्षेत्र है। इसके इस क्षेत्र में अन्य कोई आवेश आएगा तो यह आवेश उस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये क्या होगी? इस आवेश का विद्युत क्षेत्र हो गया। इस आवेश का क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस क्षेत्र में एक दूसरा आवेश लेकर आते हैं। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी जो बिंदु A पर आवेश है प्लस Q, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर एक आवेश है प्लस Q नोट। प्लस Q नोट आवेश को हम कहते हैं धनात्मक परीक्षण आवेश कहते हैं। पिछली क्लास में भी बताया था, जो ये धनात्मक परीक्षण आवेश है, एक धनात्मक बहुत ही अल्प मात्रा का आवेश है। इस आवेश का स्वयं का कोई अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और यह आवेश जिस विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है उसके विद्युत क्षेत्र को भी प्रभावित नहीं करता है। अब देखिए, अब ये प्लस क्यू आवेश के पास हम एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट लेकर आए। तो ये जो आवेश पहले से क्षेत्र में पहले से आवेश है प्लस क्यू, ये बिंदु ए पर स्थित है, तो ये आवेश इस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि सम क्या है? धनात्मक है, और जो परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं वो भी धनात्मक। तो ये आवेश इस पर क्या लगाएगा? एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। या हम कह सकते हैं जो आवेश क्यू नोट है, ये इसके कारण प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, और प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन होगी इस दिशा में। F वेक्टर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब देखिए, कूलाम के नियम से हम क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों आवेशों के बीच में जो विद्युत बल लग रहा है, या मैं कह सकता हूं परीक्षण आवेश क्यू नोट पर जो ये आवेश प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, उस बल का परिमाण हम निकाल सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख देता हूं, कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के मध्य में विद्युत बल।
कूलाम नियम से आवेशों के मध्य बल या कह सकते हैं विद्युत बल। तो देखिए कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के मध्य में जो विद्युत बल होगा वो होगा F वेक्टर। तो विद्युत बल क्या होगा? विद्युत बल होगा दोनों आवेशों का गुणनफल। तो देखिए आवेश क्या है, तो हम लिख सकते हैं K Q नोट इंटू कैपिटल Q। एक आवेश Q नोट है, एक कैपिटल Q है, और अपोन में क्या आएगा? दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है उसका वर्ग। तो दोनों आवेशों के बीच दूरी के स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो दूरी क्या है? दूरी r स्क्वायर। और देखिए ये तो हो गया बल का परिमाप। यहां मैंने वेक्टर लगाया है, तो दिशा के लिए मैं लिख सकता हूं r कैप। समीकरण 1 जो r कैप है इस बल की क्या है? डायरेक्शन है, इस बल की दिशा है। जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसकी दिशा है r कैप। अब देखिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए मैं लिख सकता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। तो लिख सकता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। तो इसी तरह का डायग्राम बनाकर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया था। देखिए ये प्लस क्यू आवेश है, ये डॉटेड क्षेत्र में अपना प्रभाव क्षेत्र रखता है। इसमें यदि कोई हम अन्य आवेश लेकर आते हैं तो इस पर क्या करता है? बल लगाता है। इसे प्लस क्यू नोट आवेश पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। ये प्लस का है तो इस पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यदि हम आवेश के पास एक अन्य आवेश लेकर आ रहे हैं तो दोनों के बीच में लगने वाला बल, तो दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या हो गया? F वेक्टर अपोन में परीक्षण आवेश, इनका अनुपात, यानी दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल और परीक्षण आवेश Q नोट का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यह फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में परिभाषित किया था, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यह होता है। अब देखिए समीकरण 1 में क्या है? दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल है कूलाम नियम से, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमने परिभाषित किया है। तो देखिए समीकरण 2 से मान हम समीकरण 1 से मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, यानी F वेक्टर का मान समीकरण 2 में यहां पर रख देते हैं। तो मैं यहां पर कह सकता हूं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहां पर क्या किया है? समीकरण 1 से F वेक्टर का मान हम यहां पर रख देते हैं। तो मान रख देते हैं, तो ये होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर मान रख रहे हैं। पहले F वेक्टर का मान क्या होगा? K Q नोट आवेश कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी? R कैप। इसमें किसका भाग लगाएंगे? Q नोट का। तो देखिए Q नोट से Q नोट क्या हो जाएगा? Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी? E वेक्टर इजकल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो ये जो फॉर्मूला आया है इसको मैंने समीकरण 3 डाल दी। तो देखिए समीकरण 3 में जो ये फॉर्मूला आया है ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। किसके कारण? किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। क्या होगी? KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होगा। अब देखिए जो समीकरण 3 है उस समीकरण 3 को मैं इधर लिख रहा हूं, समीकरण 3 को मैं इधर लिख रहा हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं E वेक्टर इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, के इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब देखिए जो ये समीकरण नंबर 4 है, समीकरण नंबर 4 में आप ध्यान से देखिए विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शंस भी क्या होगी, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, यदि बिंदुवत आवेश धनात्मक है तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखा है उससे बाहर की ओर निकलेगी। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, लगने वाले विद्युत बल की दिशा में ही होगी। तो यहाँ पर यदि मैं ज्यामिति के रूप में कहूं तो लगने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा किसकी ओर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा एपी की दिशा में होगी, एपी वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एपी वेक्टर की तरफ होगी, यानी लगने वाले बल की तरफ होगी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब देखिए देखिए यहां पर तो बिंदुवत आवेश तो क्यों था, ये क्या था, धनात्मक। यदि यहां पर बिंदुवत आवेश जो प्लस क्यू है उसकी जगह यदि माइनस क्यू होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती। तो यहां पर आप देखिए मैं लिख सकता हूं माइनस क्यू आवेश के कारण, यहां पर प्लस के स्थान पर क्या है, माइनस। इस डायरेक्शन को भी मैं मिटा देता हूं। अब यहां पर माइनस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता, तो समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं, समीकरण मैं 4 से लिख सकता हूं। तो समीकरण 4 से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर कैप, समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण 5 से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती, वो होती पी ए वेक्टर की तरफ, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। यदि बिंदु ए पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, यदि प्लस क्यू आवेश है तो बल की दिशा में ही होगी। अब देखिए यहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला है वो तो उत्पन्न कर लिया। अब देखिए फॉर्मूले में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो ये तो कांस्टेंट राशि है, क्यों है, बल का परिमाण, तो बल का परिमाण भी नियत है। यहां पर आर स्क्वायर एक राशि है, आर स्क्वायर क्या है, दोनों आवेशों की, आर क्या है, दोनों आवेशों के बीच में दूरी है। तो दोनों आवेशों के बीच में दूरी परिवर्तित हो सकती है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो निर्भर किस पर करेगी, दोनों आवेशों के बीच पर दूरी पर, और उसको हम ग्राफ द्वारा दर्शा सकते हैं। तो देखिए ग्राफ किस तरह से बनेंगे, यदि मैं यहां पर लिख सकता हूं सिर्फ E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब देखिए यहां पर मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों आवेशों के बीच में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी है उसके आधार पर मैं क्या बना रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं। दो अलग अलग ग्राफ है, इस अक्ष को ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हो गया, ये दोनों आवेशों के बीच की मध्य क्या होगी, दूरी होगी। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हो गया, और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1/r स्क्वायर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 1/r स्क्वायर है। यहां पर दूरी क्या है, मैं लिख देता हूं, यहां पर दूरी क्या है, 1/r स्क्वायर। अब देखिए आप समीकरण 4 से देख लो, 5 से देख लो, आप समीकरण 4 से देखिए, E है ये आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि ध्यान दीजिए दो राशि ऐसी है, ए समानुपाती 1/b, तो उनके बीच में ग्राफ क्या होगा, उनके बीच में ग्राफ होगा इस तरह का। और यदि दो राशि है किस तरह से, ए समानुपाती बी, तो उनके बीच में ग्राफ क्या होगा,
उनके बीच में ग्राफ होगा इस तरह से एक सीधी लाइन के रूप में। तो देखिए, तो नीचे वाला ग्राफ बनाया है, नीचे वाला ग्राफ मैंने बनाया है किसके बीच में, E समानुपाती 1/r²। तो देखिए यहां पर 1/r² D का काम कर रहा है, और यहां पर ग्राफ किसके बीच में बनाया मैंने, E समानुपाती 1/r²। तो देखिए यदि ग्राफ क्या है, E और 1/r² का है बीच में है, तो ये समानुपाती इस तरह सीधी रेखा होगी। और यदि विद्युत क्षेत्र का परिमाण E और R के बीच में ग्राफ है, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा चरघातांकी रूप से घटता हुआ, यानी दोनों आवेशों के बीच में यदि दूरी बढ़ती है तो विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यह है विद्युत क्षेत्र की निर्भरता, किस पर, दूरी पर निर्भरता है। अब देखिए यहां पर अभी तक हमने आवेशों के मध्य में सिर्फ निर्वात मानकर कैलकुलेशन की है। आवेशों के मध्य में क्या है, सिर्फ निर्वात है। अब यदि आवेशों के मध्य में कोई माध्यम भर दिया जाए, तो बिल्कुल पहले वाली कंडीशंस प्लस क्यू आवेश है, ये लगने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ ही है। तो इसके लिए समीकरण 4 वैलिड है, तो समीकरण 5 को भी मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, अब ये प्लस क्यू आवेश हो गया और परीक्षण आवेश क्या हो गया, क्यू नोट। इनके बीच में क्या कर देते हैं, इनके बीच में यदि मैं इस तरह से एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दूं, यानी इनके बीच में, इधर ध्यान दीजिए, इनके बीच में हमने क्या कर दिया, दोनों आवेशों के बीच में अब कोई माध्यम रख दिया। कौन सा, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का, या इसको कह सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई माध्यम रख दिया। पहले निर्वात था, लेकिन अब प्लस क्यू आवेश और प्लस स्मॉल क्यू नॉट आवेश के बीच में अब कोई माध्यम है, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम है। तो दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 है वो क्या है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माध्यम भर दिया है, तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समीकरण 4 से, तो क्या लिख सकता हूं, E के नीचे M, यानी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई, यहां पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, और यहां पर लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन M। एप्सिलॉन M क्या है, पिछली क्लास में बताया था, माध्यम की विद्युतशीलता है, और आगे हम लिख सकते हैं Q/R²। अब देखिए पढ़ा था आपने एप्सिलॉन आर, जो एप्सिलॉन आर है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी माध्यम की विद्युतशीलता, ऊपर क्या है माध्यम की विद्युतशीलता और नीचे क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, इनका अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो इस फॉर्मूले से मैं कैलकुलेशन करता हूं, तो ये इसके साथ वज्रगुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन M इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं समीकरण 5 और इसको मान लेते हैं समीकरण 6। अब देखिए समीकरण 6 में, समीकरण 5 में ये क्या है, एप्सिलॉन M, इसका मान हम समीकरण 6 से रखते हैं एप्सिलॉन, यानी ये मान यहां पर पुट कर देते हैं। तो मैं लैंग्वेज बना सकता हूं समीकरण 5 व 6 से, तो समीकरण 5 व 6 से ये मान हम यहां पर रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EM वेक्टर माध्यम में इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये क्या हो जाएगा, R कैप।
इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं, ये वेक्टर यानी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस फॉर्मूले को मैं एडजस्ट कर रहा हूं किस तरह से, 1/εr 1/4πε0 Q/r² r कैप। अब देखिए, ये जो बड़े ब्रैकेट में राशि है, बड़े ब्रैकेट में राशि है, इसके स्थान पर समीकरण, इसके स्थान पर समीकरण 4 से मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 4 से, तो ये जो इस समीकरण 7 मान सकते हैं। समीकरण 7 में ये जो ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में वैल्यू है, इसके स्थान पर मैं सिर्फ ई वेक्टर लिख सकता हूं, या ई वेक्टर निर्वात में। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, EM वेक्टर इजिकल टू ई वेक्टर निर्वात और अपोन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, EMR यानी माध्यम में विद्युतशीलता इजिकल टू ई वेक्टर निर्वात और अपोन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। और चूंकि एप्सिलॉन आर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा EM वेक्टर लेस देन ई वेक्टर निर्वात। यानी यदि दोनों आवेशों के बीच में हम कोई माध्यम रखते हैं, तो माध्यम में विद्युतशीलता, माध्यम में विद्युतशीलता निर्वात में विद्युतशीलता से कम होगी। कितनी गुना कम होगी, एप्सिलॉन आर गुना कम होगी। तो ये था बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। धन्यवाद।